तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, हमने तो हाँ। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस को डायरेक्टली और जो बिजनेस के मतलब जो कुछ भी बिजनेस को एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली क्या कहते हैं, इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। वेरी गुड। इशिता, समझ में आया बेटा यस कि सर। हाँ, कि देखो हमने इससे पहले जो तुम्हें पढ़ाया है वो सब इंटरनल पढ़ाया था कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये प्योल की प्रिंसिपल है, ये टेलर के प्रिंसिपल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस यस एनवायरनमेंट सर। की, है ना। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। जो एनवायरनमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है इशिता? जो हमारे हाँ, आसपास है ना। यस जैसे सर। जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग के आसपास जो है वेदर है, एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ये कल्चर, ये सब एनवायरनमेंट है, नहीं है, ये सब अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है, है ना। तो यस इसी सर। तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक हम लोग उसको कैसे कैटेगराइज किया हमने एनवायरनमेंट को, एक नॉन इकोनॉमिक और एक इकोनॉमिक, है ना। अब अगर हम नॉन इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में फर्क, मतलब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? जो पैसों के लिए होता है। राइट, जो पैसे से रिलेटेड है। तो एक पैसे से रिलेटेड है और एक नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक में कौन सा होता है? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये आपके नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। It is a sum total of all individual, institution and other forces that are outside the control of business enterprise but affects the performance of the business. ठीक है ना। और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो हो गए, क्या कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं, कुछ टैक्स रिलेटेड हो गया, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, कुछ इस तरीके की चीजें हो गई जो कि आपको सीधा 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 इफेक्ट आपके उसमें आता है ना, बिजनेस पे इफेक्ट होती हैं। तो हम अब इसको आगे बताते हैं। ये फीचर्स मैं दोबारा जल्दी से करा देता हूँ बिकॉज उसमें एक स्लाइड मिस थी लास्ट टाइम, तो मैं उसको कंटिन्यू करा रहा हूँ। है क्या कहते हैं सिद्धार्थ, तो ये मैं स्लाइड तुम्हें बता दी थी बट मैं इशिता को जल्दी से बता देता हूँ। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना। जो सम टोटल है सारे फोर्सेस का, देखो मैंने अभी फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? वो जो, हाँ, जो जो सोशल फोर्सेस होते हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं, ये सारे फोर्सेस हैं, नहीं है। अगर यस सर। सपोज टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो एक तरीके से बिजनेस के ऊपर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। यस और नो? क्योंकि क्या कहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप बिजनेस कर रहे थे वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो एक फोर्स है ये जो आपको चेंज करने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये सारे सम टोटल का फोर्स जो है, वो क्या कहते हैं, वो फैक्टर्स का, जो जितने फैक्टर्स हैं उनका सम टोटल जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करता है, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाल दी, कोई कुछ कर दिया, तो उसमें आपका कंट्रोल तो है नहीं, बट आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है इससे। तो ये जो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका एक फीचर ये है कि ये सम टोटल होता है सारे फोर्सेस का। फिर होते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। कुछ होते हैं जो आपके ही बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, और कुछ होते हैं कि आपके सारे जो इस तरीके के सारे बिजनेस हैं वो इफेक्ट होते हैं। स्पेसिफिक के तौर में सपोज मैंने सिद्धार्थ एक एग्जांपल दिया था तुम्हें स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के लिए, क्या था बताओ? हाँ सर, स्पेसिफिक में क्या था, जैसे कि अगर मैं एक स्वीट शॉप ओन करता हूँ, एक मिठाई की दुकान, तो अगर मेरे सामने, मेरे मतलब जहाँ पे मेरी दुकान है उसके सामने कोई मतलब मेरे ही तरह कोई स्वीट शॉप खुल जाती है, मिठाई की दुकान, तो वो हाँ, मेरे क्या कहते हैं, मेरा जो काम है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, और सिर्फ मेरे ही काम को इफेक्ट करेगा। ऐसा करेक्ट। ऐसा नहीं कि मेरे साइड में कोई और काम है तो उसको करेगा, क्योंकि हाँ, उसका काम मेरा काम सेम है, तो वो सिर्फ मेरे को इफेक्ट करेगा। और हाँ, अगर जनरल में क्या होता है कि अगर जैसे गवर्नमेंट ने उन्हीं मिठाइयों के ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक हाँ, है,
तो हाँ, उस मिठाई का जो बिजनेस करने वाले जितने भी क्या कहते हैं दुकानदार है, जितने भी शॉपकीपर्स है, उन सब में इफेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो जनरल है। और राइट, मेरे सामने जो शॉप खुली है वो सिर्फ मेरे पे इफेक्ट कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक है। वेरी गुड, वेरी गुड। इशिता, समझ में आया बेटा? यस सर, मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक शॉप को इफेक्ट करेगा तो वो स्पेसिफिक में आ गया, और अगर वो नंबर ऑफ पीपल्स को कर रहा है तो वो जर्नल में। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं बेटा, शॉप की बात नहीं कर रहे हैं। शॉप पे एक मीडिया है। जो बिजनेस है उसका, वो किस चीज का है? मिठाई का बिजनेस है। उसने शॉप खोल रखी है, जो वट एवर जो भी है ना, वो बिजनेस है। तो जो फोर्स होता है वो या तो स्पेसिफिक होगा या जेनेरिक होगा। तो सिद्धार्थ ने ऐसे बताया कि अगर एक एक शॉप मिठाई की आपने खोल रखी है और सामने कोई आपका कॉम्पिटिटर आ गया, तो आपकी सेल इफेक्ट होगी, तो आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ नहीं हुआ? यस सर। और अगर पर जो बाकी और मिठाई वाले हैं उनका तो नहीं होगा, वो दूर दूर है, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई, है ना। यस सर। बट अगर गवर्नमेंट ने मान लो जीएसटी लगा दिया 18% मिठाइयों पे, तो जितने भी स्वीट शॉप्स हैं सब पे इफेक्ट होगा। यस सर, तो वो जर्नल में आ जाएगा। वो जनरल बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंटर रिलेटेडनेस। अब क्या कहते हैं, सिद्धार्थ देवी बताओ जल्दी से। कौन सा सर? इंटर इंटर रिलेटेडनेस, अच्छा अच्छा, इंटर थर्ड थर्ड वाला। रिलेटेडनेस में अब क्या होता है कि जो बिजनेस इंटर रिलेटेड होते हैं, ओके, जो कनेक्टेड बिजनेस होते हैं, अगर मैंने एक हेल्थ का कैंपेन चालू करा, तो अब हेल्थ कौन जो हेल्थ का अगर मैं कैंपेन चालू करूंगा, तो क्या कहते हैं, जितने भी हेल्थ रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जैसे कि जूस की जो भी शॉप्स हैं, जो भी क्या कहते हैं वर्कआउट के जितने भी इक्विपमेंट्स वाले बेचने वाले शॉप्स हैं, ऊपर से फिर ऐसा काइंड ऑफ की जो भी वेजिटेबल्स वाली शॉप है, जो भी हेल्थ को ऐसा कॉम्प्लीमेंट करता है कि हाँ भाई, अगर कोई बंदा हेल्थ कैंप क्या कहते हैं एक कैंपेन को ज्वाइन करेगा, तो ये सब वो लेगा। तो इससे क्या होगा कि हेल्थ कैंपेन से इन सारे बिजनेस को एज अ क्या कहते हैं ग्रोथ मिलता है, उनका भी प्रॉफिट होता है। तो क्योंकि सारे रिलेटेड है, अगर वो कैंपस ज्वाइन करेगा तो फिर वो ये भी लेगा, मतलब हर तरीके से कनेक्टेड है, तो मतलब करेक्ट, है ना। हाँ, ठीक है, मतलब तो जो भी एक इंटर इसकी कैरेक्टर इस बिजनेस इन्वायरमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक इंटर रिलेटेडनेस भी है, ये बताना चाह रहा है वो कि हाँ, भाई हाँ, क्या कहते हैं, कोई भी अगर बिजनेस है तो आप खोलते हो तो उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर भी इफेक्ट होता है। इसलिए एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या है? इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड है। इशिता, यस सर, समझ आ क्लैरिटी है? गया। आ गया, चलो आगे चलते हैं। यस गुड। सर। चलो, अब ये चीज जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दी थी वो मैं अब दोबारा बता रहा हूं। डायनामिक इन नेचर मतलब क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो चेंज जाता होता है, रहेगा। मतलब चेंज हाँ। होता रहता है। और जो 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 चेंज नहीं होता उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड आपने सुना होगा, स्टैटिक, यस हाँ, सर। हाँ, स्टैटिक स्टैटिक। है ना। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। हाँ, हाँ, डायनामिक मतलब जो हमेशा चेंज होता है ना। अब आप ये देखो कि हम जो पहले 10 साल पहले जो लोग जिस तरीके से बिजनेस करते थे, क्या वो आज बिजनेस उसी तरीके से कर रहे हैं? नो सर। हैं? नहीं, नो सर। नहीं 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 कर रहे ना। हाँ, तो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज बिजनेस का जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। आज जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, 5 साल बाद डिफरेंट तरीके से बिजनेस करोगे, उसके अगले 5 साल बाद डिफरेंट तरीके से बिजनेस करोगे, डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लोगों के टेस्ट, लोगों के बहुत सारे फैक्टर जो जो मैंने अभी आपको पहले बताया, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, ये सारे सब हमेशा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, इस वजह से आपका बिजनेस भी चेंज होता रहता है। ठीक है, डायनेमिक नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस चेंज होता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। करेक्ट? मैं यस ये सर। ये एग्जांपल समझ में आ गया ना बेटा, है ना? करेक्ट, आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट दूसरा इसका वो है इंपॉर्टेंट चीज कि अनसर्टेनिटी बहुत है इसके अंदर। बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है कि वो अनसर्टेन है। मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे ही होगी।
business environment is largely uncertain and it is difficult to predict future, especially when the changes are taking place very frequently. आपने एक सर्टेन उसके ऊपर आपने थिंकिंग को लेके आपने एक अपना बिजनेस खोला है, करेक्ट। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद, आपने खोलने के थोड़े टाइम बाद क्या कहते हैं, लीगल लॉ कोई ऐसा आ गया जिससे आपका बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट हो गया। सर्टेनिटी तो थी नहीं ना कोई, है ना। ऐसा तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस के क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी, बिजनेस बहुत अनसर्टेन है। आप समझ गए ना, है ना। ऐसा तो क्या कहते हैं, अब क्या, अब आप यही समझ लो कि क्या कहते हैं, है ना। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। आज इन्वॉल्वमेंट कुछ है, कल कुछ और हो गया, तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी ना, यस सर, है ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना कि Yes, जो sir. बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बड़ा वो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, अनसर्टेन है। आज मैं किसी चीज को सोचता हूँ कि ऐसे मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, पता चला कोई भी रीजन से क्या कहते हैं आपका प्रोडक्ट नहीं चला। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं, यस सर, ठीक है। और अच्छा, और अब एक और पॉइंट है, it is very complex in nature. Business environment is a complex phenomena, so it is easy to understand in parts but difficult to understand in totality. जिसने बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लिया वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया टैक्स आ गया, अब बिजनेस वालों ने जो बिजनेस करते हैं उन्होंने पहले उस टैक्स को पढ़ा और अपने बिजनेस में उसमें उस हिसाब से चेंजेस कर लिए, तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ गए, वो उन्होंने उनका बिजनेस में इफेक्ट नहीं हुआ। जिन लोगों ने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझा उन्होंने उनको बिजनेस में लॉस होने लगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज क्या है कि जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी इन डेप्थ, आप जब तक वो नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्रिएट हो रही है उसको बहुत समझना जरूरी है। उसकी समझ के बेसिस के ऊपर आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आपने उस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझा और डिसीजंस ले लिए तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका बिजनेस उतना ग्रो ना करे। समझ में आ गया बेटा? यस सर, Okay, last point is relativity. It is not necessary that change environment affects all business in similar manner. Therefore, it is a special feature of environment that it affects different business differently. अब ये कहता है कि ये जो चेंज है ये इट इज नॉट लाइक दिस कि मतलब हर जगह वो अगर चेंज आया तो सबको वैसे ही इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हॉट सीजन होता है, हॉट सीजन में जो यहाँ पे लोग अटायर पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो एक डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं। सेम हॉट सीजन में ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं, वेस्ट इंडीज वाले डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं। उनके आपके अगर पैटर्न्स देखे हो तो बड़े पैची, कलरफुल, और क्या कहते हैं जो उनका क्या कहते हैं स्टाइल है वो सारा डिफरेंट होता है। तो देखो सीजन, हॉट सीजन सब जगह है, पर उसने इफेक्ट जो डाला है वो हर कंट्री के ऊपर, हर उसके ऊपर अलग अलग डाला है, बिकॉज जो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं सोशल नॉर्म्स और कंडीशंस इसके हिसाब से। तो ये रिलेटिविटी का मतलब मीनिंग समझ गए कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इफेक्ट्स ऑल बिजनेस सिमिलर वे। एक चेंज हुआ तो उसने सारे बिजनेसेस को सेम तरीके से इफेक्ट करा, ऐसा नहीं जरूरी है। हर एक का बिजनेस डिफरेंट तरीके से इफेक्ट होगा एक चेंज के होने से। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, कि उसके रेफरेंस में
कुछ कंट्री में कुछ और चेंज हुआ, इसमें कहीं पे कुछ और चेंज हुआ, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके, मैंने इंपॉर्टेंस क्लियर कवर कर दिया था बेटा, अब वो उसमें आप देख लेना, क्या कहते हैं, आपको वो दिख जाएगा परफॉर्म, उसमें जो मैंने लास्ट की वीडियो है मेरी, उसमें देख लेना, वो उसमें मैं फिर अदरवाइज अगर रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, फिर हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो ये सिद्धार्थ, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नो सर, नो सर। तो क्या है कि जैसे मैंने क्या कहते हैं, जो ऊपर इससे पहले वाली इसमें बताया था ना स्लाइड में, कि स्पेसिफिक होते हैं और जेनेरिक होते हैं, ये तो समझ में आ गया तुम्हारे, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और एक जेनेरिक होते हैं, ये ऊपर वाला तो क्लियर है ना? यस सर। स्पेसिफिक के अंदर कोई भी बिजनेस जो है, वो जो चीज आपको डायरेक्टली इफेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि क्या कहते हैं, ओनर इज नॉट वेल, ही इज नॉट बीइंग फोकसिंग ऑन हिज बिजनेस, तो उसका बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस, नुकसान। हाँ, नुकसान, लॉस। नुकसान हो जाएगा ना, लॉस में चला जाएगा। या सपोज करो कोई बंदा है, वो अपने सप्लायर को पेमेंट टाइम पे नहीं देता है, उससे लोग नाखुश हैं, तो वो अगर कोई सप्लाई करना होगा तो उसको बाद में सप्लाई करेंगे, पहले जहां पे उनको डायरेक्टली पेमेंट मिलती है उसको सप्लाई करेंगे। तो ये जो कंडीशंस हैं उसके ही इस बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ये रहा, जो स्पेसिफिक, जैसे मैंने मिठाई की दुकान का एग्जांपल दिया था, सिमिलर टाइप का यही एग्जांपल है, जो कि अब बड़ी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू बिजनेस है। क्लैरिटी है बेटा? यस सर। यस सर। है ना? अच्छा, अब जनरल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इसमें जो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था तुम्हारा क्या कहते हैं इसका, इकोनॉमिक वाला, कि टैक्सेस बढ़ गए, तो ये जनरल एनवायरनमेंट है। तो डायमेंशंस, इसके दो डायमेंशंस, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का और एक जनरिक एनवायरनमेंट का। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, जो जनरल एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट्स होते हैं 5। पॉलिटिकल डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल कंडीशन, नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। पॉलिटिकल में क्या है कि जो सरकार रूल कर रही है वहां पे, वो कुछ ऐसा अगर करती है, लॉज निकालती है, या क्या कहते हैं, मतलब जैसे है ना कि भाई पॉलिटिकल नेचर जो है वो गवर्न कर रही है। से फॉर एग्जांपल हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हाल हुआ, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, दिस दैट, ये तो सारा पॉलिटिकल था। यस सर। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल कंडीशंस एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। तो जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इस कंट्री की, तो उसकी वजह से लोगों के बिजनेस बैठ गए, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर दी जिससे उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ। तो एक तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? डिस्क्राइब्स फोर्सेस व्हिच हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस। कोई भी इकोनॉमिक क्या कहते हैं, मनी रिलेटेड चीजें, मान लो इंटरेस्ट रेट सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब ये हुआ इंटरेस्ट रेट का कि मेरे को अगर बिजनेस करना है तो मेरे को लोन चाहिए, तो मेरे को क्या कहते हैं, बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक ने कहता है भाई मैं तो आपको क्या कहते हैं 12% पे लोन दूंगा, कि मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरे से क्या कहते हैं 100 रुपए लोन ले रहे हो, तो आपको साल भर के बाद मेरे को 112 रुपए देने पड़ेंगे, राइट? 12%। वो जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो कह यार अभी तो अब सरकार ने 6% पे हमें मिल जाता है, तो हमें 12% मिल रहा है, तो उसका इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट होगा ना। ये एक फोर्स थी
जो कि उसको बिजनेस करने को छोड़ है, मैं ये क्या कहते हैं, मैं लोन नहीं लेता हूँ, मैं जितनी जमा पूंजी है उसी से काम चलाता हूँ, किसी तरीके से उसको आगे कर उसको ही मैं यूज करूंगा, उसी से प्रॉफिट करूंगा। तो ये हुआ कि उसने लोन नहीं लिया तो वो अपना बिजनेस उस लेवल पे एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, उसको टाइम लगेगा उस आने में। अगर लोन सस्ता, अगर सरकार सस्ता लोन कर दे तो लोग फटाफट लोन लेंगे, उनका बिजनेस बढ़िया चलेगा, उसमें वो मनी पंप इन कर पाएंगे, एंड दैट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट, है ना। मतलब जो सोशल नेटवर्क है वो इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक फैशन थिंग, कि अब आजकल इस तरीके का फैशन चल रहा है, लोगों ने वैसे पहनना शुरू किया तो उस चीज की डिमांड आ जाएगी मार्केट में। तो जो लोग गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं वो अगर प्रिपेयर्ड होंगे इस चीज के लिए तो फटफट वो जो मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक इफेक्ट था जो कि आपने क्या कहते हैं देखा कि हाँ यार इसकी वजह से जो है बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि जो हम लोग के यहाँ त्योहार होते हैं, है ना, दिवाली पे लोग लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो जो एक सोशल नॉर्म है कि वहां दिवाली के टाइम पे इस तरीके से होगा, तो कंपनीज प्लान कर लेती हैं पहले से कि भाई हम अपना प्रोडक्शन जो है वो 1 महीने पहले से शुरू कर देंगे, सो दैट जब हमें डिमांड आएगी लाइटिंग की सप्लाई की तो हम फटाफट सप्लाई कर सकें। अगर उस टाइम पे सोचेंगे तो वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से सोशल एनवायरनमेंट हो गया ये। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है अब कि भाई अब हर जगह पेटीएम का कार्ड, पेटीएम से पेमेंट हो जाती है, कैशलेस, मतलब आपको फिजिकली कैश देने की जरूरत नहीं है। तो जिसने ये इस तरीके के एनवायरनमेंट को, या नेट बैंकिंग हो गई, इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रखे हैं, जिसकी वजह से जो है अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। लीगल फैक्टर्स में क्या होता है कि कोई लॉ ऐसा आ गया जो आपको बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो क्या कहते हैं वो फिर जो है आपका हो सकता है पॉजिटिव वे में इफेक्ट करे, हो सकता है नेगेटिव वे में इफेक्ट करे। तो इसकी जो डिटेल है वो देखो ये रही। सॉरी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेबिलिटी, करप्शन, कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, पीस ऑफ कंट्री, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। अब सपोज करो इंडिया के रिलेशन जो है वो तुम्हारे क्या कहते हैं पाकिस्तान से मान लो बहुत अच्छे होते, तो क्या होता कि ट्रेड चलता दोनों को, यहाँ से इंडिया से माल वहां जाता क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, और वहां से यहाँ पे आता। इसी तरीके से नेपाल से रिलेशनशिप अच्छे हैं तो बहुत सारा माल इंडिया से वहां जाता है और यहाँ से वहां आता है। अगर रिलेशनशिप खराब हो गया मान लो तो फटाफट जो है लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का माल कहते हैं ना नहीं लेना हमें, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशनशिप हमारी अच्छी नहीं है चाइना से। यस और नो? यस सर। बेटा समझ में नहीं आया ना तो हमें मेरे को बता देना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। है ना? सिद्धार्थ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ यस सर, यस सर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, करेंसी का, सेविंग रेट्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। सेंसेक्स वो क्या कहते हैं अगर ऊपर जा रहा है तो इतनी सी इकोनॉमी बूम कर रही है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो इकोनॉमी की हालत खराब है, तो इसमें मतलब कि लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं, जो लोगों के माल स्टक हैं, लोग कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, इस वजह से वो और सेंसेक्स नीचे जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि चाहिए होती है हमें इकोनॉमिक में, जो कि हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इंडिकेशन देती हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। सोशल एनवायरनमेंट मैंने बताई दिया, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स जैसे कस्टम्स, ये सारी चीजें ये सब इंपॉर्टेंट है एज फार एज सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल मैंने बताया, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है ना। क्या कहते हैं, पेटीएम का मैंने एग्जांपल दे दिया तुम लोगों को, और इंटरनेट का यूसेज। अब पहले देखो रेलवे बुकिंग के लिए लोगों को लाइनें में लगना पड़ता था एंड ऑल दैट, अब वो सारे कुछ ऑन ओवर इंटरनेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं बिजनेस को, राइट? यस सर। लीगल फैक्टर्स, लेजिस्लेचर, लेबर, अब लेबर ने लॉज हैं जो सरकार ने निकाल दी कि भाई नहीं यार आपको तो ग्रेचुइटी जो है वो, अभी जैसे एक रूल है कि 5 साल अगर बंदा काम करता है आपके यहाँ तो आपको ग्रेचुइटी देनी पड़ती है उसको, है ना।
और अगर मान लो रूल निकाल दे कि नहीं नहीं 3 साल में देनी पड़ेगी आपको, तो जो बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका, उसको ग्रेजुटी ज्यादा दिनों के लिए मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज को देनी पड़ेगी, जो 3 साल में छोड़ के जाते हैं उनके लिए भी देनी पड़ेगी। इससे पहले क्या था कि वो नहीं उसको उनको नहीं देनी पड़ती थी एज पर लॉ। तो देखो ये लॉ का जो क्या कहते हैं एक जो डायमेंशन है कि भी लीगल कैसे आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, तो ये समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ हाँ यस सर। ठीक है, आगे चले। यस यस सर। सर। ठीक है, अब सेम चीज उसने थोड़ा सा और डिटेल में बताई है कि इकोनॉमिक रेफर्स टू ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी इन व्हिच बिजनेस एग्जिस्ट। दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो जैसे जीएसटी हो गया है, ये कोई कंट्रोल में थोड़ी था। डीमोनेटाइजेशन हो गया, ये कोई क्या कहते हैं कंट्रोल में थे किसी का था, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम उस पर डीमोनेटाइजेशन पे पूरा हम एक क्या कहते हैं मैं स्लाइड्स हैं भी मैं दिखाऊंगा, वो आपके चैप्टर के पार्ट हैं तो वो कर लेते। सोशल एनवायरनमेंट मैंने बताया, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, जैसे मैंने बताया कि दिवाली के उस पे, होली के उसमें, इस तरीके से अलग अलग हमारे कस्टम्स हैं, उसके हिसाब से जो है आपका बिजनेस चलता है। डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ and employment of various sections of the society, rising of income of middle class, and also increase the demand for durable and luxury item। अब क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती रहती है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती हैं, उनकी दे वांट टू बाय मोर थिंग्स, तो उससे क्या होता है इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाती है। लोग जो मैन्युफैक्चरर है उसको फायदा हो रहा होता है, बिकॉज ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स व्हिच आर being used in society, which is being used in society। सोशल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं बिजनेस के लिए, जो हमने भी डायमेंशन पढ़ी है, isn't it? यस सर। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदे एजुकेट होंगे तो वो क्या कहते हैं चीजों को उस हिसाब से लेंगे, हिसाब से, जस्ट नॉट लाइक दैट कि उन्होंने लेना शुरू कर दिया चीजों को, या उनको पता होगा कि भी कौन सी चीज लेनी है कौन सी चीज नहीं लेनी है। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, एजुकेशन को तो फर्क पड़ता ही पड़ता है ना? ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मैंने बता ही दिया आपको कि जैसे मैंने श्रीलंका वाला एग्जांपल दिया, या कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवमेंट चलाया सरकार ने, स्किल इंडिया मूवमेंट, स्टार्टअप के लिए है, स्वच्छ भारत करके। तो ये सारी चीजें अब जैसे ये बिजनेस ये उन्होंने चलाया, मेक इन इंडिया का चलाया, तो क्या हुआ उससे गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों को एनकरेज करा कि भाई तुम यही बनाना शुरू करो, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे कि टैक्स नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर फॉर फर्स्ट 2 years 3 years, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। तो उससे क्या हुआ कि लोग इसके अंदर इस तरीके का बिजनेस शुरू कर देंगे। वो कहेंगे हाँ ये बिजनेस ज्यादा अच्छा है बिकॉज हमें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, isn't it? It includes political conditions related to government such as general stability, peace in the country, specific attitude that elected government has towards the business। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट का बिजनेस पे क्या एटीट्यूड है, कैसे एटीट्यूड है, वो गवर्न करता है आपके इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। उसकी बेसिस के ऊपर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा बहुत डिपेंड करता है, राइट? पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, हाँ। लीगल एनवायरनमेंट मैंने बता दिया कि कोई क्या कहते हैं लीगल एनवायरनमेंट मैंने बताया कि जैसे जो भी है कि भी कोई लॉ ऐसा पास हो गया है कुछ इस तरीके का है, देखो जैसे फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, फेरा, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज से जो फॉरेन एक्सचेंज आता है ना, जिसके अगेंस्ट यहाँ से पैसे जाते हैं, वहां से सप्लाई माल आता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लीगल एस्पेक्ट में क्या कहते हैं कवर होती हैं। तो अगर सपोज करो ड्यूटी कम कर दे कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम होगी, तो लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि अगर आप स्पेशली फैब्रिक या अपैरल्स में कि अगर आप क्या कहते हैं 100 रुपए का आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको हम ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में 10 रुपीज वापस कर देंगे। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहती है कि क्योंकि एक्सपोर्ट करने में गवर्नमेंट को क्या फायदा है नुकसान है? फायदा है। क्यों फायदा है?
बताओ। क्योंकि इंडियन गुड्स बाहर जाते हैं तो फिर फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। करेक्ट, इशिता समझ गए ना? यस सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अगर आपका टैक्सेस कम हो रहे हैं, इंपोर्ट टैक्स कम हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे। और अगर एक्सपोर्ट में आपको जो है गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि ठीक है, हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, हम आपको क्या कहते हैं, जीएसटी का उसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं कि आपको आपने जीएसटी पे किया होगा और आपने अगर एक्सपोर्ट कर दी तो वो आपको वापस मिल जाएगा। जब आप माल खरीदते हो तो जीएसटी देते हो, हाँ है ना? तो हाँ अगर हाँ। एक्सपोर्ट कर दोगे उसी माल को, तो जो आपने टैक्स दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटीज है, ठीक है ना? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मैंने बताई दिया, दिस इंक्लूड्स न्यू अप्रोचेस एंड इनोवेशंस in producing goods and services. It also includes new procedures as well as new equipment. For example, increasing use of robot, and in the next decade can vastly improve the efficiency of Indian industry. अब क्या है कि क्या कहते हैं, पहले बहुत सारी चीजें मैनुअली होती थी, उसमें एक्यूरेसी भी नहीं होती थी। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो स्टील की शीट्स कटिंग होती है ना, वो प्रिसिशन के से अगर काटनी होती थी तो आपको मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो उतने प्रिसिशन से नहीं काटते थे। वेरएज अगर आप एक रोबोट लगा लो तो आपको जो उसमें प्रिसिशन फीड कर दो कि हमें इतने इस साइज की ऐसे कट करनी है, वो अपने आप जो है सिस्टम जो है उसको जो रोबोट है उसके अंदर वो उसी उतनी एक्यूरेसी से काट देगा। तो अब चेंज हो गया ना एनवायरमेंट। पहले रोबोट नहीं थे तो सिर्फ मैनुअल, लोग कहते ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों ने क्या कहते हैं इस तरीके की चीजें रोबोट चूज करना शुरू कर दिया। बाकी इंटरनेट का मैंने एग्जांपल बता ही दिया आपको, देखो ना उसके अंदर, है ना? ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ यस सर, यस सर। यस सर। इशिता, है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बिकॉज ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएंगी कि भाई तुम लोगों का क्या कहते हैं डायमेंशंस क्या हैं, और कोई या कोई डायमेंशन दिया जाए, पूछा जाएगा कि भैया कोई बताओ कौन सा, ये पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, क्या है ना? ये पूछा जा सकता है, करेक्ट है ना? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक। देखो क्या हुआ कि 1991 से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे बिजनेस को करने में इंडिया में, ठीक है? यस सर। तो हाँ, बिजनेस के प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं। जैसे कि आपको कोई भी चीज बिजनेस शुरू करना है तो आपको 10 जगह से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, लाइसेंस लेने पड़ते थे, बहुत सारी चीजें थी। आप क्या कहते, कुछ चीजें आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, आपकी मार्केट नहीं थी वहां बाहर की, है? और सरकार ने बहुत चीजें अपने अपने हाथ में रख रखी थी कि भैया नहीं, हम सरकार ही चलाएगी ये। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, पहले सिर्फ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस हुआ करते थे, और कोई एयरलाइंस ही नहीं होती थी। 1991 से पहले जो सरकार की नीतियां थी वो बहुत कुछ कंट्रोल अपने उसमें रखने के उस पे होती थी। बट 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसमें तीन फैक्टर पे बेस्ड थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब, लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल बोलते हैं ना इंग्लिश में, वर्ड एक लिबरल, कहते हैं ही इज वेरी लिबरल। लोकलाइज? नहीं नहीं, लिबरल का मतलब होता है आसान बना देना, बहुत लिबरल है, बहुत क्या कहते हैं मोल्ड करा जा सकता है इसको। तो सरकार ने क्या किया कि अपनी पॉलिसीज को बहुत लिबरल बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोटा और लाइसेंसेस और ये सब की उन्होंने जो कंडीशन थी वो सब हटा दी। ओके। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द एंड ऑफ और सीजन ऑफ
license quota and many more restrictions and control on industries and making them more competitive. It means no interference by government in economic affairs. मतलब ये हुआ कि सरकार ने इस तरीके के रूल बना दिए, इस तरीके का प्रोविजन कर दिया कि अब आपको अगर बिजनेस करना है तो आपके लिए इतने ज्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी और सब एक जगह होंगे। आपने अगर क्या कहते हैं अपनी इंडस्ट्री लगानी है, कुछ लगाना है, तो आपको सारे अप्रूवल वगैरह सब एक जगह मिलने का प्रोविजन कर दिया कि आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं प्रोविजन इस तरह से कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जो है आप अपने अप्रूवल्स लेके और काम शुरू करो। राइट? ओके सर। इससे क्या हुआ कि बहुत कंपटीशन भी आ गया भाई, सब लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लिबरलाइजेशन हो गया है। हमें अब कोई बिजनेस खोलना है तो बस जाएंगे, हम एप्लीकेशन देंगे और हमें लाइसेंस मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें लोन मिल जाएगा, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, द पॉलिसीज बिकेम वेरी लिबरल। सेकेंड चीज जो हुई वो प्राइवेटाइजेशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि वही सब कुछ तो चला नहीं सकती थी, तो उसने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूं मैं, बीएसएनएल का नाम सुना? बीएसएनएल, या हाँ, तो वो फोन कनेक्शन वो कंपनी। इशिता, बीएसएनएल का नाम सुना है? नो सर। हैं? नो सर। बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जितने भी संचार में कम्युनिकेशन की बॉडी थी, सरकार की थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर कंट्री में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करना है, एवरीवन शुड स्टार्ट यूजिंग फोन एंड ऑल दैट, आई मीन स्मार्टफोन और कनेक्टिविटी चाहिए, सब चाहिए, तो इन्होंने उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसीलिए एयरटेल आ गया, वोडाफोन आ गया, क्या कहते हैं इस तरीके के, क्या कहते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो सब आ गए मार्केट में। उन्होंने अपने क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने ये चीज अलाउ कर दी कि ठीक है भाई तुम लोग भी अपना नेटवर्क बनाओ। अगर सिर्फ बीएसएनएल करती तो फिर उसकी रीच नहीं हो पाती इतना, उसको बहुत टाइम लगता। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इस वजह से लोग जो है क्या कहते हैं वो उन्होंने जो है एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन आज देखो, रिलायंस भी है इसके अंदर, एयरटेल भी है, ये सब प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है? ये सरकार की तो कंपनी नहीं है। यस सर। But they are providing services and at times they are providing much better services than government service. Government भी अपने एग्जिस्ट कर रही है, बट उसने इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने कहा कि हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। ग्लोबलाइजेशन मींस linking the economy of a country with economics of other countries by means of free trade, free mobility of capital and labor, etc. है ना? मतलब ये हुआ कि अब आपका मार्केट, आपके गुड्स का मार्केट सिर्फ इंडिया ही नहीं होगा, बाहर की कंट्रीज भी आपका एक मार्केट बन जाएंगे। आप इनकरेज कर रहे हो माल को अपने एक्सपोर्ट करने में, आपको ट्रेड करना फ्री, आपको अगर बाहर भेजना है तो गवर्नमेंट आपको, जो मैं आपको बता रहा था ना कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर दी कि भी ठीक है आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ये टैक्स में सेविंग हो जाएगी, इस तरीके से, है ना? तो आप क्या कर रहे हो, आपने कंट्री से पैक्ट कर लिया कि ठीक है जी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हो गए। होता नहीं होता है कि इंडिया ने क्या कहते हैं, मान लो किसी यूरोपियन कंट्री से, यूके से कुछ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, कुछ इस तरीके कर लिया, तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो मार्केट है वो खुल जाती है। वो लोकल तो बेचती है पर वो ग्लोबल भी चली जाती है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री से क्या पैक्ट है, कौन क्या चीज लेने के लिए तैयार है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, इसने यूरोपियन कंट्रीज ने कहा ठीक है जी हम लोग आपके यहाँ के बने हुए कपड़े हम आपकी मार्केट में फ्लोट करेंगे, हम अपने यहाँ चलाएंगे। तो जो हमारे यहाँ के इंडियन बिजनेसेस हैं वो लोकल तो सर्विस देते ही हैं, लोकल तो मतलब माल देते ही हैं, वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और अगर यही रेस्ट्रिक्शन लगा दे गवर्नमेंट, लगा दे नहीं भी कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जब मान लो किसी चीज की कमी होती है, चाहे वो गेहूं की हो या पल्सेस की हो, बीच में कुछ हुआ था, या ऑयल सीड की हो, तो कंट्री में कमी हुई तो क्या करती है गवर्नमेंट, बैन लगा देती है कि
नहीं नहीं अब आप लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जो क्योंकि हमारी कंट्री को ही जरूरत है, इस वजह से आपको कंट्री में ही कंजम्पशन करनी पड़े, कंट्री में ही आपने अपने माल को भेजना है. यू कैनॉट सेल, यू कैनॉट एक्सपोर्ट, यू कैन सेल लोकली ओनली. करेक्ट? यस सर. तो आपको क्या ग्लोबलाइजेशन क्या मिला कि आपको वर्ल्ड इज योर वन मार्केट, आपका पूरी दुनिया जो है आपकी मार्केट बन गई है. करेक्ट? आगे चलते हैं. इसका इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस क्या हुआ? इंक्रीज कंपटीशन. जो इससे क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द रूल्स एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स हैज इंक्रीज, स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम. मैं आपको एग्जांपल दिया ना, टेलीकॉम, ये एयरलाइन का एग्जांपल मैंने दिया. अब पहले तो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया थी, उसके बाद सहारा भी आ गई, अब तो जेट एयरवेज और ये सारी चीजें आ गई ना, स्पाइस जेट और बहुत सारी एयरलाइंस आ गई है ना. पहले इंश्योरेंस क्या कहते हैं, एक ही बैंक इंश्योरेंस की LIC हुआ करती थी, बहुत सारी चीज. पहले बैंक नेशनलाइज सरकार के बैंक होते, अब HDFC और ये और वो सब शुरू हो गए. ठीक है ना, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है. मोर डिमांडिंग कस्टमर. अच्छा, अब इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, आपको इम्पैक्ट बता रहा हूं मैं. तो जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया. हर बंदा जो प्राइवेट प्लेयर है वो तो पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है. हाँ यस सर. उसको बिजनेस चाहिए ही चाहिए, राइट? तो कंपटीशन बढ़ गया ना. अगर पहले सरकार का एक ही था तो अपनी मनमर्जी से पैसे चार्ज करना, सर्विस देना नहीं देना, वो क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था. अब क्या है कि क्या कहते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए और फिर उन्होंने जो है सर्विसेज अच्छी देनी शुरू कर दी. तो अब अगर मेरे को एक क्या कहते हैं कि सरकारी बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं वहां जाता हूं, मेरे को सर्विस नहीं मिलती है, और एक मैं मान लो किसी प्राइवेट बैंक में चला जाता हूँ, चाहे HDFC हो, एक्सेस हो, जो भी हो, वहां जाके मेरे को उन्होंने ट्रीटमेंट बड़ा सही देते हैं कि हाँ सर आपकी क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ. तो मैं अपना अकाउंट कहाँ खोलूंगा? प्राइवेट में, है ना. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को सर्विस अच्छी मिल रही है, और जो वहां पे सरकारी वाले बंदे हैं वो तो कहते हैं ठीक है जी, हमें तो तनख्वाह आ रही है चाहे बिजनेस आए ना आए. बट वहां पे प्राइवेट में तो बिजनेस वाला जो ब्रांच है, ब्रांच में अगर आप अपना अकाउंट खोलते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, तो वो जो वहां पे लोगों की परफॉर्मेंस उसी तरीके से जज करी जाती है. अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है उनको निकाल दें, हो सकता है ब्रांच ही बंद कर दें. तो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं. ठीक है. दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि कस्टमर जो था वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया. क्यों? क्योंकि पहले तो जो भैया जो बाजार में बिकना होता था उसको वो ही बनाते थे कि भाई हाँ ये चीज बाजार में बिक जाती है, हम बना देते हैं. देखो, ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म द कस्टमर टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग as they are well informed. Increased competition in the market gives the customer a wider choice in purchasing better quality of goods and services. अब क्या हुआ कि जब कस्टमर ने देखा कि भाई क्या कहते हैं, मेरे पास तो चॉइस बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, कोई फीचर दे रहा है, कोई फीचर दे रहा है, मेरे को तो क्या कहते हैं कस्टमर डिमांड करने लगा कि भाई मैं अब मेरे को ये फीचर चाहिए. या पहले क्या होता था कि भाई कुछ भी मैन्युफैक्चर करते थे सब बिक ही जाता था, बिकॉज कॉम्पिटिशन नहीं था. अब क्या करते हैं कंपनियां कि पहले सर्वे कराती हैं कि भाई हमारे कस्टमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चीजें उनको और चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, वो अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई करते हैं. तो उससे क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस ज्यादा बिकती है एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज. एग्जाम्पल बताओगे कोई जो मैं ये बात कह रहा हूँ? हाँ सब एक बार बता दो. जैसे एक्सिस बैंक ही है. अब हाँ. पहले लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो बैंक आके अपना अकाउंट ओपन कराए, इसलिए एक्सिस बैंक ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई कि वो कस्टमर्स के घर जाके उनका अकाउंट ओपन करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. है ना, कस्टमर डिमांड किया भाई अब मैं तुम्हारे बैंक नहीं आऊंगा, अब तो तुम्हें अगर अकाउंट मेरे से चाहिए तो तुम घर आओ. ठीक है ना? यस और नो? है ना सिद्धार्थ, समझ आया बेटा? कस्टमर डिमांडिंग बन गया. ठीक है. यस सर. समझ में आया? नहीं तो दोबारा बताओ. मैं
एक और बार समझा दो उसको। हाँ देखो, पहले क्या था कि कस्टमर के पास चॉइसेस नहीं थी। उसको सपोज करो, जैसे अभी इशिता ने एग्जांपल दिया कि भाई सरकारी बैंक है, यहीं खाता खुलेगा तुम्हारा, और कहीं जाने दो, चाहे सर्विस मिले या ना मिले आपको वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, इसलिए अब प्राइवेट प्लेयर्स को तो बिजनेस चाहिए, तो उन्होंने ये स्टडी करा कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आती है। उन्होंने स्टडी किया कि भाई जब ये सरकारी बैंक में जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनको बहुत टाइम लगता है, इनको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। वो हम इस तरह का कोई प्रोविजन करते हैं जिससे कि कस्टमर हमारे यहाँ से सर्विसेज ले और सेटिस्फाइड हो। तो जैसे भी इशिता ने एक एग्जांपल बताया कि एक्सिस बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, उसने कहा भी ऐसा ही, आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको बैंक आने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके घर आएंगे, सारा फॉर्म खुद भरेंगे। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले सरकारी ऑफिस में, रादर अभी भी, कोई फॉर्म भरना होता था तो सीधा जो आपको फॉर्म पकड़ा देते थे, आप भर दो, कि आप पूछते थे इसमें क्या भरूं, उसमें क्या भरूं। अब जब प्राइवेट बैंक में जाते हो तो वो आपके सामने बैठ जाता है और खुद फॉर्म भरता है, फिर कहते हैं सर मैंने फॉर्म भर दिया, यहाँ पे साइन कर दो। आप तो बड़े खुश हो जाते हो, आपको सर्विस मिल रही है। यस और नो? यस यस। है ना? तो कस्टमर डिमांडिंग हो गया है। वो अब कहता है कि भाई मेरे से अगर बिजनेस चाहिए आपको, तो आपको मेरी रिक्वायरमेंट्स और मेरे को सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। ठीक है। यस सर। अब हाँ, इसके बाद हो जाता है रैपिडली चेंजिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो मैंने बताई दी, इंटरनेट आ गया है एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें, बहुत क्या कहते हैं, जो आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, बहुत चेंज हो रहा है। The new economic policy exposed the firm to the both internal external MNCs competition. Technology environment changed rapidly. इंटरनेट का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है रोल। अच्छा, necessity of change. Before the implementation of new economic policy, the business were more stable, है ना? क्या हुआ कि लोगों को अब चेंज करना पड़ा। पहले तो स्टेबल बिजनेस थे भैया, उनको मैन्युफैक्चर करता था और बेचते थे, उसको पता था ये कोई कंपटीशन तो है नहीं मेरा, तो उसका माल बेच जाता था। अब लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, द बिजनेस पहले स्टेबल थे, अब स्टेबल नहीं रहे। अब उनको चेंज करना पड़ेगा, चाहे नई टेक्नोलॉजी लाएं, चाहे क्या कहते हैं जैसे मर्जी करें, उनको अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा और उनको अपना प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिशन, तभी उनका प्रोडक्ट बिकेगा। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्या हुआ कि अब अगर आपको अच्छी चीज बनानी है तो आपको अच्छे लोग चाहिए, आपको इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई। पहले तो ठीक है ना, आ जाओ तुम भी आ जाओ, कोई इसका वो नहीं, कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऑल दैट करेक्ट। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे पहले जो इंडस्ट्रीज होती थी उसके अंदर अनट्रेन्ड लोग भी चले जाते थे एंड ऑल दैट। तो क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसा माल बन रहा है, क्वालिटी है नहीं है, उसको बिकी जाना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा बॉर्डर नहीं होते थे। अब क्या है कि एचआर वालों को कहा जाता है कि नहीं भाई, आप ऐसे ऐसे बंदे ढूंढो जो अपने स्किल उनका बहुत अच्छा हो, मास्टर हो, क्वालिफाइड हो, सो दैट जो हमें आइडियाज देंगे, मैनेजमेंट के हायर मैनेजमेंट के लोगों को अपॉइंट करो, सो दैट वो बिजनेस को कैसे स्टडी करके और कैसे चलाना है और कैसे क्या चीज बनानी है और किस एनवायरमेंट में क्या चेंजेस लाने हैं, वो हमें पहले से बता सकेंगे। तो इस तरीके से एचआर का भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, जो अच्छे अच्छे लोगों के लिए। मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स वर फॉलोइंग सेलिंग कांसेप्ट, दैट इज प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन go to market, but now companies follow market concept. देखो फर्क है, एक सेलिंग कंसेप्ट होता है, एक मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। जैसे प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर ऑफ मार्केट रिसर्च एंड नीड और एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। पहले क्या था, मार्केट ओरिएंटेड था कि भाई क्या कहते हैं, पहले क्या है कि जो आप प्रोड्यूस करो वो मार्केट में बिकी जाना है। अब क्या हो गया कि क्या कहते हैं, दे हैव टू प्लान देयर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स व्हिच इज बेस्ड ऑन रिसर्चेस। जैसे मैंने पहले बताया कि रिसर्च आपको करनी पड़ती है कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, वो क्योंकि क्या कहते हैं वही बिकेगा, राइट। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर के लोग थे, उनको पहले तो गवर्नमेंट बहुत पैसे देती थी उनको कि भाई आप ये क्या कहते हैं, आप प्रोड्यूस करो और आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। जब से कंपटीशन बढ़ गया तो जो बजटरी सपोर्ट थी पब्लिक सेक्टर को, वो कम हो गई। गवर्नमेंट ने पैसा देना बंद कर दिया उनको कि ठीक है, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो,
तो कर लो, वरना इसको हम बंद कर दे। काफी तुमने पब्लिक सेक्टर देखा होगा बंद हो गए कि हाँ ये पहले कंपनी एग्जिस्ट करती थी, अब सरकार ने कहा हमें कोई फायदा नहीं इसको चलाने में, उसको बंद कर दिया। सुना है कहाँ है ये केसेस ऐसे सुने जिसमें पब्लिक सेक्टर को बंद कर रखा है उन्होंने काफी कंपनीज को, है ना? अच्छा चलो, अब मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना? जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट ने इसको कैसे रिस्पॉन्स किया। देखो जो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं तो उसके डिसीजन कौन लेता है कि क्या एक्शन लेना है? मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, है ना? टॉप मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजन लेता है कि भाई हमें अपनी जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैनेजरल रिस्पांस जो या टॉप मैनेजमेंट का रिस्पांस कैसे हुआ? हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे हम तो। Some successful Indian companies have diversified into introducing new range of product in the market. They have entered into a new segment of market and different range of products and services in which they have no prior experience. अब क्या हुआ कि कुछ कंपनियों ने ये रीड किया कि भाई जो हम लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं उसमें इतना फायदा नहीं है, अब हमें डाइवर्स करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अपने बिजनेस को, राइट? अब डाइवर्स कैसे करें? उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा ये प्रोडक्ट जो हमारा बना रहे हैं इसमें तो चलो ठीक है, पर हम एक नया प्रोडक्ट वो और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ मदर डेयरी का। मदर डेयरी में पहले सिर्फ दूध मिलता था, यस और नो? दूध दही वगैरह मिल गया था। यस सर। अब आज की तारीख में आइसक्रीम्स भी आ गई हैं, उनकी आइसक्रीम भी थी, पहले भी थी। नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू न्यू सेगमेंट ऑफ स्वीट्स आल्सो। अब मदर डेयरी के आपको गुलाब जामुन और यू नो डिफरेंट स्वीट्स भी मिलने शुरू हो गए। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डाइवर्सिफाइड। उनका बिजनेस नहीं था पहले, बट आप लोग अप्रिशिएट करो जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर, यस सर, है ना? कि भाई क्या कहते हैं लोग, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, isn't it? यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कहते हैं आपको इंश्योर करनी है कि आप अपने बिजनेस के अंदर नए प्रोडक्ट्स लाओ, नई रेंज लाओ। एक और एग्जांपल देता हूँ, बाटा। पहले आप लोग ने अगर बाटा की शॉप पे जाते थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बड़े लिमिटेड उनके डिजाइन होते थे, है ना? अब क्या वो इतनी सारी फुटवेयर कंपनीज आ गई हैं, नई नई चीजें निकाली हैं, तो उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। अब आप बाटा की शॉप पे जाओ तो आपको डिफरेंट वैरायटीज और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कस्टमर चूज कर सकता है, ठीक है? यस सर। उसके बाद है मैनेजमेंट रिस्पांस कैसे कि जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशन किया। अब देखो क्या कहते हैं, एक कंपनी को ग्रो करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो मैं अपने प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट खुद बनाऊं, उसको खुद पहले R&D करूं, फिर उसकी यूनिट लगाऊं, फिर उसको मार्केटिंग करूं, फिर उसको मार्केट में बेचूं, ये एक प्रोसेस होता है। दूसरा तरीका होता है कि मैं एक कंपनी को टेक ओवर कर लूं, कोलैबोरेट कर लूं या जॉइंट वेंचर बना लूं उसके साथ कि भाई ठीक है आपके ये कंपनी है तो मैंने क्या कहते हैं उसके साथ उसको टेक ओवर कर लिया कि भाई अब ये आपकी सारी ये कंपनी हमारे अंदर मर्ज हो जाए। जो ओनर्स हैं उनको अब बोला बताओ हम आपको कितने पैसे चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं एक्स अमाउंट चाहिए, तो वो उनको एक्स अमाउंट देके उनके सारे पेटेंट्स और सारी कस्टमर्स सब वो ले लेते हैं, उसके बाद वो अपने साथ उसको चलाते हैं। सुना है कभी, है ना? जॉइंट वेंचर कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, एग्जांपल सुने ना इसके? हाँ सर, कोलैबोरेशन है ना? ब्रांड बिल्डिंग, इट इज नेसेसरी टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स, as once the brand is established it becomes easy to capture the new market, retain existing customers and face the competition. अब क्या है कि सबसे ब्रांड बिल्डिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा जब कोई चीज शुरू करता है तो आपको बेस्ट क्वालिटी देगा सो दैट उसका नाम हो जाए,
एक ब्रांड सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिज्जा हट है, अब पिज्जा हट फॉरेन कंट्री का ब्रांड है, यहाँ का तो है नहीं पिज्जा हट, यस सर। राइट। तो क्या होता है कि हमें पता है कि ये इसका प्रोडक्ट अच्छा होता है। जब उन्होंने इंडिया में बिजनेस शुरू किया, हमने फटाफट विदाउट एनी थिंकिंग हमने कहा जी अब पिज्जा हट से हम लेंगे, या मैकडी हो गया, मैकडी वहां का है, राइट। यस सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से इंडिया में भी लोगों ने ब्रांड बिल्डिंग करी। कैसे? पतंजलि का एग्जांपल ले लो। पतंजलि वालों ने क्या किया कि भाई अपना एक ब्रांड बताया कि साहब हमारा तो ये क्या कहते हैं, हमारे पास तो औषधियों के बिल्कुल वो है बाग हैं वहाँ, या जो भी है, मतलब जहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मार्केटिंग करी और अपना एक ब्रांड बना लिया। करेक्ट। इससे क्या हुआ कि अब पहले उन्होंने सपोज करो नॉर्थ इंडिया कैप्चर किया, अब नॉर्थ इंडिया के बाद जब वो साउथ इंडिया में गए अपना प्रोडक्ट बेचने, तो वो उनका आसानी से बिक जाएगा? नहीं बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड इमेज तो ऑलरेडी उनकी बन चुकी है। यस सर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, आपके प्रोडक्शन ज्यादा बनने लगती है। Most important, most of them actually trying to adopt the latest world-class technology to increase production, thereby reducing the cost of production. The modernization of plant and machinery has become an important aspect of planning as well. हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजी भी चल रही है उसके अंदर मान लो कोई इशू आ रहा है, वेस्टेज ज्यादा हो रही है, इस तरीके से हो रहा है, तो जो मैनेजमेंट है वो कहते हैं इसको कैसे ओवरकम करें। तो वो बाहर सर्च करता है कि यार ऐसा करते हैं कि मार्केट में नई मशीन आई है जिसको लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो क्या करते हैं लोग कि वो मशीनरी खरीद लेते हैं। उन्होंने अपने यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करा, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन भी उनकी बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गई, बहुत सारी चीजें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर कंपनसेशन पैकेज, जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे लोग आ गए, आप एमएनसीज आ गई एंड ऑल दैट, तो दे स्टार्टेड पेइंग मोर टू प्रोफेशनल्स, दे स्टार्टेड हायरिंग प्रोफेशनल्स, उनकी डिमांड बढ़ गई, है ना। तो मैनेजमेंट ने कहा भाई ऐसा हम अच्छे अच्छे बंदे लेंगे, उनको पैसे जरूर ज्यादा देंगे, और हमें उसमें वो वी आर कॉन्फिडेंट कि दे विल वर्क लाइक दिस सो दैट कंपनी गेट्स बेनिफिट आउट ऑफ इट। वो हमें ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है। कस्टमर फोकस, जैसे मैंने पहले बताया, कस्टमर फोकस क्या कहते हैं, आदमी जो फर्म्स हैं वो कस्टमर के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगी कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, रादर देन जस्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड क्या कहते हैं, सेलिंग देम जस्ट लाइक दैट ओनली, विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में लोगों की क्या चाहिए। तो अब मैनेजमेंट का डिसीजन चेंज हो गया, वो कस्टमर फोकस हो गया। ठीक है। अब हम डिमोनेटाइजेशन भी है ना बेटा आपके यहाँ? हेलो। यस सर। है ना। ये जो है ये बड़ा सिंपल है, तुम लोगों ने क्योंकि एक्सपीरियंस किया होगा कि डिमोनेटाइजेशन हम सरकार को क्यों करना पड़ा। तो ये 2016 में हुआ था नवंबर, जैसे तुमने बताई है ना। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस थिंग? क्योंकि बहुत सारी फेक करेंसी और क्या कहते हैं आपके टैक्स की चोरी और ब्लैक मनी, ये सारी चीजें थी जो कि आपके उसमें थी सर्कुलेशन में। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अगर हम नोट जो 500 और 1000 के नोट है अगर हमको बंद कर दें तो जो ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा, वो क्योंकि बेकार हो जाएगा। वो आपको अगर आपको अपना मनी जो ब्लैक मनी है वो वाइट करना है तो आपको बैंक में आना पड़ेगा। बैंक में आओगे तो फिर आप क्या कहते हैं आपको वो मिल जाएगा, मतलब सारा एक तरीके से अकाउंटिंग हो जाएगी उसकी, राइट। तो अब जो डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स से क्या थे कि डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। जैसे मैंने बताया कि जैसे ओल्ड करेंसी का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, नए टैक्सेस नए आपको वो चाहिए तो आप क्या कहते हैं आओगे, एक्सचेंज करोगे, टैक्स पे करोगे
और क्या कहते हैं अपने आप करेंसी आप कन्वर्ट करा लोगे। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी भी निकाली थी कि भैया आ जाओ 20% 30% टैक्स दे दो हमें अपने अपने ब्लैक मनी का, बाकी सारी व्हाइट मनी मिल जाएगी आपकी। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। अब लोग पहले अपना पैरेलल इकोनॉमी चलाते थे, बगैर उसके माल ले लिया, कोई टैक्स नहीं दिया, है ना। तो वो सारी चीजें सरकार ने सोचा कि नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन से कम कर देगा वो। The intention of the government was clear that the tax evasion will not be tolerated and people will have to declare their source of income and pay taxes. अब देखो गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया ना, तो ये पॉलिसी थी कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, और टैक्स क्या कहते हैं आपको उसमें देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई। डिमोनेटाइजेशन के बाद रखी उन्होंने जीएसटी का लगाया। चैनलाइजिंग सेविंग्स। अब क्या था कि जो सेविंग्स लोग करते थे वो घरों में रखते थे पैसे, इससे क्या होता था कि सारा पैसा जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता था, वो सर्कुलेशन में नहीं आता था, राइट। तो जब आपने चैनलाइज कर दिया, जब आपने सारी सेविंग्स वगैरह सब वो कर ली, तो लोगों ने अपनी सारी सेविंग बाहर निकाल ली, तो सारा पैसा मार्केट में आ गया। देखो डिमोनेटाइजेशन आल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल system. No doubt that much of the cash has been deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but at the same time banks will continue to provide loans at a lower rate. जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो आपको जो है आप इनकम इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड कर सकोगे। ये समझ आया, पॉइंट समझ आ गया बेटा? चैनलाइजिंग सेविंग्स। यस सर। सिद्धार्थ ठीक है बेटा? हाँ यस सर। डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। अब आपने क्या किया कि कैशलेस इकोनॉमी लगा दी, लोगों को बोला कि भाई डिजिटल पेमेंट्स करो, सारा कुछ करो। इससे क्या हो गया कि आपकी सब चीज अकाउंटिंग पूरी हो गई। आपको कहीं पे टैक्स करना है, काटना है, आपको पता है कि क्या करना है। आपकी जो प्योर मनी ट्रांजेक्शन थी, जो कैश ट्रांजेक्शन थी, वो खत्म हो गई, है ना। अब इम्पैक्ट क्या थे इसके? इम्पैक्ट ऑटोमेशन, जो मनी ऑब्लिक इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन हो गया, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज कर गए, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स हो गई, है ना। प्राइवेट वेल्थ क्या हुई? डिक्लाइन सिंस सम हायर डिमोनेटाइजेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस। अब क्या हुआ, पहले ब्लैक मनी बहुत यूज होता था, क्या कहते हैं इसके लिए, रियल एस्टेट के लिए। अब वो जब खत्म ही हो गए, जो सारे सरकार ने उसको वो कर दिया, बेकारी कर दिया कि भाई तुम्हारे जस्ट पेपर, unless and until you get your money converted, only then this will happen. अच्छा, प्राइवेट वेल्थ जो है वो लोगों की इस तरह से खत्म हो गई, क्योंकि जो लोगों ने बना करके, जो प्राइवेट वेल्थ थी वो क्या कहते हैं डिक्रीज कर गई, है ना। डिक्लाइन सिंस सम हायर टर्म वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस। पब्लिक सेक्टर वेल्थ नो कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका। डिजिटाइजेशन ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट न्यू यूजर्स हैव इंक्रीज, क्योंकि सारी कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगी, तो इस वजह से सब इंक्रीज करने लगा। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन, टैक्स कलेक्शन राइज हो गया। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सब चीज उस पर लाइन पे आ गई, लोगों ने टैक्स भी जमा करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया। तो एडवांटेजेस क्या है? हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज लाइक ब्लैक मनी, टेररिज्म। क्या था ब्लैक मनी का से क्या होता था, डिमोनेटाइजेशन से पहले वो टेररिस्ट फंडिंग होती थी, अब वो सब अकाउंटिंग में। हालांकि बहुत इसका जो है, अभी मैं इसका डिसएडवांटेज भी आऊंगा, बट ये सारी चीजें उसके दिमाग में थी जब हम लोग, जब सरकार जो है वो डिमोनेटाइजेशन कर रही थी। हेल्प इन गेटिंग फेक करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन। जो लोगों ने फेक करेंसी छापी थी, 500 के नोट और 1000 के नोट, सब बेकार हो गए वो। एनकरेज डिजिटल पेमेंट मोड्स टू इंक्रीज। लोगों ने कैशलेस सोसाइटी हो, कम से कम याद होगा कि बहुत कम पैसे निकालने पड़ते थे आपको, वहां से अलाउड थे एटीएम मशीन से निकालने के लिए। तो लोग कहते ठीक है डिजिटल करो, खत्म करो, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करो या पेटीएम यूज करो, इस तरीके की रुपए करके एग्जाम्पल जो यूपीआई पेमेंट्स है वो सब इंक्रीज कर दी थी। हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इससे क्या हुआ कि महंगाई जो थी वो आपकी कंट्रोल में आ गई। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी क्या कहते हैं, जो आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो उस पे जो है ये इकोनॉमी उसी के परसेंटेज पे नंबर पे डिसीजन होता है कि जीडीपी आपकी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। ये सारी चीजें जो है कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाती है। तो क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया जीडीपी। डिसएडवांटेज क्या हुआ कि बहुत इनकन्वीनियंस हुई लोगों को, क्योंकि सारे नोट बंद हो गए, तो सबको बैंक में जाके लाइनों में लगना पड़ा। तो पता ही हुई नोट की कितनी प्रॉब्लम आई थी।
क्रिएटेड इनसिक्योरिटी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वाले सोचते थे कि भाई मैं हम हिंदुस्तान में क्यों पैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ तो पता चला कि सारे यहाँ तो गवर्नमेंट करेंसी को आज ये कुछ कर देती है, कल को बंद कर देगी, तो हमारे इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी देखें कंपनी के इस चेंज से क्या इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, क्या होता है, उसके बाद ही हम पैसे लगाएं इस कंट्री के अंदर। resulted in additional cost for banks due to ATM recalibration। अब देखा होगा ना, एटीएम के अंदर जो पहले 1000 का नोट होता था, 500 का नोट होता था, साइज अलग होता था, तो जितने एटीएम सब चेंज करने पड़े उनको, उनकी मशीन में, क्योंकि वो उनके जो निकलने का जो साइज अलग अलग होते हैं, उनको कैलिब्रेशन करना पड़ा। पहले 2000 के नोट होते नहीं थे, उसमें 2000 के नोट का भी प्रोविजन करना पड़ा। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब, ट्रेड डिस्टर्ब हो गया। लोग जो कहते भाई अब लोगों ने बना कर दिया एक्सेप्ट करने से 500 के 1000 नोट के भी, ये तो बंद हो गए। अब बंदा कहता भाई ऐसे में ट्रेडिंग कैसे करूं, है ना, सरकार पैसे दे नहीं रही है मेरे को अभी, क्योंकि हमारे सारे पैसे तो ब्लॉक्ड हैं। और इस तरीके से क्रिएटेड थ्रेट इन द माइंड्स ऑफ टूरिस्ट व्हिच अफेक्ट टूरिज्म। टूरिस्ट वाला आता था, वो कहता था भाई क्या कहते हैं, यहाँ हम हिंदुस्तान में पता चला हमें तो करेंसी नहीं मिल रही है, हमें तो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये इफेक्ट हुआ इसका। ठीक है, तो अब ये यहाँ चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। और एक जो सिनॉप्सिस होती है पूरे चैप्टर की, वो मैंने इस स्लाइड में दे रखी है।